हेलो जय हिंद साथियों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 के ऑनलाइन के प्लेटफार्म में लेके आपके बीच में उपस्थित हूं फिर से प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को। जी हां, हम आज जानेंगे 6 जनवरी 2022 को, जो यानी पिछले बार जो सीटेट में आपका पेपर हुआ था, तो उसके अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण उन प्रश्नों को जो आपके पिछले वर्ष आए थे। और आप देखेंगे कि इस प्रकार के ही प्रश्न इस वर्ष भी आपको देखने को मिलेंगे। कोई कोई तो प्रश्न आपको हूबहू वैसे ही छपने हैं, तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आपको देखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पहले भी हमने प्रीवियस ईयर के काफ़ी सेट का वीडियो डाला हुआ है। थोड़े थोड़े समय का आप थोड़ा सा समय निकाल के अपनी सरसरी निगाह से भी एक बार उसको देख लेंगे तो आप आसानी से उसको पेपर में आएगा तो हिट कर जाएगा दिमाग को और आप उसे सही कर जाएंगे। तो आप उन सारी वीडियो को एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपके 6 जनवरी 2022 को आए थे। तो पहला प्रश्न देखेंगे तो बच्चों के विकास का क्रम आपका इसमें पूछा है। तो अमूर्त से मूर्त की ओर आपका कभी ऐसा होगा ही नहीं, आप क्योंकि अमूर्त का मतलब होता है अदृश्य, तो ऐसा कभी होगा नहीं। तो जो सामान्य से विशिष्ट कोई भी बच्चे बालक आप देखेंगे शुरुआती समय में सामान्य रहता है। विशिष्ट बनने के लिए उसका परिवार, उसके सहपाठी, उसका आस पड़ोस, उसके टीचर, उसके विद्यालय का काफ़ी सहयोग रहता है, तब जाके वो बालक विशिष्ट होता है। तो इसलिए आपका विकल्प दूसरा जो देखेंगे सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो आपका यही विकल्प सही होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को करने आना चाहिए। आइए वही दूसरे प्रश्न को देखते हैं, कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष से आप देखेंगे आपकी हर शिफ्ट में आपके 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो कथन निष्कर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो देखेंगे कि वह बच्चे जो आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं। वही तर्क में आप देखेंगे बी में दिया हुआ है, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा आपका कथन सही है। तो आप देखेंगे कि इसमें आपके ये दोनों कथन सही लग रहे हैं। वह बच्चे जो आय वाले परिवार से यानी अधिक पैसे वाले, अधिक हर चीज़ से संपन्न परिवार से हैं, उन बच्चों से अपना दिन बहुत अच्छा बिताते हैं जो निम्न परिवार से हैं। तो ये बात आपकी देखेंगे तो सही है। और बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता होती है, तो आप देखेंगे कि ये भी कथन आपका सही है। और आप देखेंगे कि जो पहला वाला कथन है दूसरे वाले कथन में ही निहित है, तो आपका यही इसमें आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि ए और बी दोनों आपका सही है और आर जो है आपका सही व्याख्या करता है ए की, तो आपका यही विकल्प इसमें सही होगा। तो आप देखेंगे कि कथन निष्कर्ष के भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आपके यहाँ से 2 प्रश्न हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। आइए वही तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो एक बच्चा पहले अपने हाथ से बाल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ के इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। तो वो आप देखेंगे यह किसका उदाहरण है, किस सिद्धांत का उदाहरण है, आपको इसमें ये बताना है। तो आप इसमें जो देखेंगे कि समीपस्थ से दूर विमुख की तरफ जो होता है, यानी पहले बड़ा चीज़ उठा रहा है उसके बाद छोटे चीज़ यानी दूर के तरफ हो रहा है, तो आपका ये इसमें समीप दूरस्थ विमुख आपका जो दिया हुआ है ऑप्शन, ये इसमें आपका सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्तित्व की समझ को बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनीय है और उनके निर्णय चीज़ों को मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। आपको ये बताना है ये किसके अंतर्गत आपका होता है। तो आप देखेंगे कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये आपका होता है इस प्रकार से, तो ये आपका इसमें ये सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को आपको क्या करना चाहिए, आपको ये बताना है, यानी सकारात्मक रूप में आपको बताना है। तो आप देखेंगे पहला विकल्प आपका दिया हुआ है इसमें कि मूर्त संसाधन व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। जी हाँ, पहले ही विकल्प में आपको पॉजिटिव मिल गया, तो अब आगे आपको इसमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। दृश्य श्रव्य सामग्री की जहाँ पे भी बात आ जाए तो आप देखेंगे कि वो आपका सकारात्मक होगा और वही आपका विकल्प सही होगा। तो इस प्रकार से इसमें आपका ये सही हो जाएगा। तो आइए वही अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो अगला प्रश्न देखेंगे जिसमें आपसे पूछा है निम्नलिखित में से पाड़ का सही उदाहरण क्या है। पाड़ स्कैफोल्डिंग का सही उदाहरण क्या है, आपको इसमें से ये बताना है। तो आप देखेंगे कि जो दिया हुआ है सवालों के जवाब बताना, ये कभी नहीं होगा आपका। संकेत एवं इशारे करना, जी हाँ, ये आपका विकल्प आप देखेंगे भौतिक पुरस्कार की जहाँ बात आ जाए वो होगा नहीं। उद्दीपन अनुक्रिया में सक्रियता करना, ये आपका होगा नहीं सक्रिय करना। तो जो संकेत और इशारा करने का जो विकल्प है आपका यही सही होगा। आइए वही अगले प्रश्न उठते हैं। तो ले बैगोस्की का मानना है कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है। वही आप दूसरे विकल्प की इसमें बात करेंगे तो दूसरे विकल्प में देखेंगे आपका दिया हुआ है सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रक्रिया है। तो आप देखेंगे कि ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ज्ञान को शिक्षकों द्वारा निष्क्रिय की जहाँ बात आ जाए वो विकल्प कभी होगा नहीं। तो आपका चौथा विकल्प बचा, तो आपका चौथा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से है। हमने पहले ही आपको एक और टिक बताया हुआ है कि जिस प्रश्न में भी आपके विकल्प हो अगर समझ में ना आए तो जो बड़ा विकल्प है आप उसको टिक मारेंगे, वो आप देखेंगे 99% आपके सही हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें ये विकल्प आपका सही होगा। वही अगले विकल्प प्रश्न की बात करें तो लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानव अधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। तो आपको इसमें से ये विकल्प आपको बताना है। तो ये सार्वभौमिक नैतिकता की यहाँ पे बात हो रही है, तो आपको अलग विकल्प इसमें देखना ही नहीं है। डायरेक्ट आपको प्रश्न पढ़े और आपके दिमाग में बिना विकल्प पढ़े ही आपके दिमाग में वो आंसर उसका हिट करना चाहिए। तो ये सार्वभौमिक नैतिकता अभिविन्यास के अंतर्गत आएगा। तो आपका ये विकल्प इसमें आपका सही होगा। वही 10वें प्रश्न की बात करें तो एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम आपका किस प्रकार से होता है, आपको ये बताना है। तो पहला विकल्प आप देखेंगे उसमें दिया हुआ है एक सरल प्रक्रिया है। नहीं, सरल प्रक्रिया आप देखेंगे कभी हो ही नहीं सकती, यह एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। तो आपका विकल्प इसमें 2 सही होगा। और औपचारिक अनुदेशन का होता नहीं है, परीक्षा से कोई मतलब नहीं है। तो आपका इसमें विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन इसमें से बताना है, कौन सा कथन आपका इसमें सही है। तो पहला देखेंगे बुद्धिमत्ता के पोषित व विकसित नहीं किया जा सकता, तो नहीं आ गया। तो ये आपका होगा ही नहीं। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं हैं। तो देखिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार की बात आ गई, विविध प्रकार की बात आ गई। तो यही आपका सही होगा, क्योंकि हर बच्चा हर व्यक्ति अलग प्रकार की बुद्धिमत्ताएं रखता है और अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता उसमें होती है। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। आपको इसमें से ये बताना है, विकल्प छाट के बताना है। तो आप देखेंगे कि इसमें आपको इस प्रकार के प्रश्नों में आपको ज़्यादा समय लेने की ज़रूरत ही नहीं। डायरेक्ट प्रश्न पढ़िए और आपके दिमाग में हिट करना चाहिए कि इसका आपका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर मातृभाषा, घर की भाषा की बात आ गई, तो वही आपका विकल्प सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को करने आपको आना चाहिए। तो आप आसानी से देखेंगे आप 30 में कम से कम 28 या 29 सही कर जाएंगे। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषता है। आपको बताना है कि ये किस कक्षा कक्ष की विशेषता है। तो व्यवहारवादी कक्षा कक्ष नहीं होगा, सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष आप देखेंगे तो आपका ये विकल्प होगा, क्योंकि सामाजिक संरचनावादी जहाँ पे भी आपका आ जाएगा तो आप देखेंगे कि वही आपका विकल्प सही होगा। तो इसलिए आपका ये विकल्प इसमें आपका सही होगा। आइए 14वें प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें देखेंगे आप किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान रखने में मदद करता है, आपको वो बताना है। तो इसमें आपको डायरेक्ट आपको आंसर आना चाहिए, इतना समझ में आना चाहिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो मानवीकृत कभी होगा नहीं, पूरी तरह परीक्षा केंद्रित आप करेंगे नहीं, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करेंगे नहीं। तो आप देखेंगे कि 3 विकल्प आपके हट गए, तो चौथा ही एक बचा, तो आप वहाँ पे आसानी से उसे टिक कर देंगे। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, आपको मूल्यांकन का उद्देश्य बताना है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो रटना आपका होगा नहीं, आपका पुनरुत्पादन याद रखने की बात आ गई वो आपका होगा नहीं, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, जी हाँ ये आपका विकल्प सही होगा। आपको इस प्रकार से प्रश्नों को हल करने आना चाहिए, आपको आंसर आपके विकल्प पढ़ते ही आपको समझ में आना चाहिए कि अब इसमें ये हो सकता है। आप जब तक पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड का जो वीडियो हमने डाला हुआ है अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप देख लेंगे तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल करेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो समावेशन का क्या अर्थ है, आपको समावेशन का इसमें अर्थ बताना है। तो सभी विद्यार्थियों और उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना है, जी हाँ पहला ही विकल्प आपका सही हो गया। आगे आपको इसमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सभी विद्यार्थियों को उनके सामाजिक पहचान से आप निरपेक्ष होकर अपनाएंगे तभी जाके आप उसका समावेशन कर पाएंगे, इसलिए आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। आइए वही 17वें प्रश्न की बात करें तो इसमें देखेंगे विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक लिखित में से किससे बचना चाहिए। आपको इसमें से किससे बचना चाहिए, आपसे इसमें ये बात किया हुआ है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि विभिन्न सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए। तो आप देखेंगे कि पहला विकल्प में दिया हुआ है कि हर विद्यार्थियों को पहचाने और उनकी आपका सम्मान करें। आप ऐसा कभी नहीं करेंगे, आप देखेंगे कि ऐसा आपका नहीं होगा। प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभव को प्राथमिकता देना, जी हाँ आप यही करेंगे, इसी को अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से आपको इससे बचना चाहिए, ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। जो आपका इसमें विकल्प दिया हुआ है तो आप शिक्षण की सामग्री को विविधता से शामिल करेंगे या आप करेंगे, इसमें आप देखेंगे कि नेगेटिव रूप में पूछा है बचना चाहिए, यानी नहीं तो आप प्रभुत्वशाली ऐसा आप कक्षा कभी स्थापित नहीं करेंगे तो आपका ये विकल्प सही होगा। और ये आपका तीनों जो देखेंगे तो वो आपका नहीं होगा, तो इस प्रकार से आपका इसमें दूसरा सही हो जाएगा। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है, आप देखेंगे कि पठन विकार से हमने एक अलग से वीडियो सेपरेट बनाई हुई है जिसमें आपको काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप देखेंगे कि आप काफ़ी हद तक इस पठन विकार से आने वाले प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे। तो आपको इसमें बताना है कि आपका इसमें कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो आप देखेंगे कि जो डिस्लेक्सिया की बात कर रहा है तो पढ़ने से संबंधित विकार है, तो आपका पहला ही इसमें सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न 19वें की बात करें तो 19वें में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होता है, यानी आपको इसमें पॉजिटिव बताना है। तो सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करने चाहिए, जी हाँ आपको डायरेक्ट इस प्रकार से विकल्प को एक ही बार में देखेंगे और समझ जाएंगे तो आपका आसानी से आप देखेंगे प्रश्नों को हल कर जाएंगे। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि प्रोत्साहित करना चाहिए, इसमें अब कुछ आपको करना ही नहीं है। आप इस प्रकार से प्रश्नों को, ऐसे प्रश्नों में आप ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, देखेंगे तुरंत हल करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कुछ प्रश्न ऐसे भी आएंगे जहाँ पर आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे कि विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। अर्थात इसमें भी आपको नेगेटिव ही बताना है, नकारात्मक ही चुन के बताना है। तो विभिन्न उप संप्रदायों को भी संबंध क्रियान्वित करना ये आपका सही होगा, तो ये आपका विकल्प होगा नहीं। संप्रत्यय के उदाहरण वगैरह उदाहरण ये भी सही है, तो सही आपका ये होगा नहीं। अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना ये भी आपका सही है, तो ये नहीं होगा। तो अब एक बचा चौथा, तो चौथा आप आंख मूंद के मार देंगे, आपका वही विकल्प सही हो जाएगा, वो उसको पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले में देखेंगे सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है, आपको ये बताना है इसमें से सार्थक सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। कक्षा में प्रतिस्पर्धा संस्कृति का विकास करना ये महत्वपूर्ण है कि बच्चों के विचारों एवं अनुभवों को जगह देना। जी हाँ, ये पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। जहाँ बच्चों को विचारों को और अनुभवों की बात आ जाए तो आपका वही विकल्प आप देखेंगे सकारात्मक रूप में सही होगा, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा।
आइए वही अगले प्रश्न 25वें की बात करें तो 25वें में देखेंगे विद्यार्थियों को नए संप्रदाय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। अर्थात आप देखेंगे इसमें भी आपको नेगेटिव पूछा है, आपको किससे बचना चाहिए। तो देखेंगे जटिल अवधारणा की जहाँ पे भी बात करें तो जटिल अवधारणा आपका नकारात्मक होगा, तो ये इसलिए आपका इसमें ये विकल्प सही होगा क्योंकि इसमें आपसे नकारात्मक ही पूछा है। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों से उसकी मदद की, ऐसा करने से विद्यार्थी का किसका विकास कर रहा है आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे पहला दिया हुआ है विलंबित नकल, उसके बाद आत्मकेंद्रियता, अधिसंज्ञान, उसके बाद अति औचित्य दिया हुआ है। तो आपका इसमें से जो अति संज्ञान दिया हुआ है अधिसंज्ञान, तो आपका यही विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो लक्ष्य प्राप्त करने के 2 चरण दर चरण निर्देश को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है कि उस निर्देश को क्या कहा जाता है। तो आप देखेंगे पहला दिया हुआ है आपका कलन विधि, तो कलन विधि ही आपका इसमें होगा। चरण आपकी कलन विधि चलती है तो आगे आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगले में विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियाँ उनके बारे में क्या बतलाती है। जो भ्रांतियाँ बच्चों के बीच में होती है वो आप देखेंगे वो आपको क्या बताती है बच्चों के बीच में जाके। तो आप देखेंगे कि अत्यंत गलत एवं तर्कहीन सोच की प्रक्रिया, ये नहीं है। उच्च क्रम की भावनात्मक बौद्धिक क्षमता है, ये भी आपका नहीं है। तो उसके बाद देखेंगे अवधारणाओं के बारे में भोली एवं सहज समझ, जी हाँ यही है जो बच्चे में छोटे छोटे बच्चों में भ्रांतियाँ होती है उनकी भोली समझ के बारे में और सहज समझ के बारे में ही बताता है। तो आपका ये विकल्प सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों पर गर्व करने का कारण बन सकती है, आपको इसमें से ये बताना है, गर्व करने का कारण बताना है। तो आप देखें कि जब असफलता का कारण नहीं, असफलता की बात आई वो होगा नहीं। तो असफलता आप देखेंगे 2 में है तो 2 आप ऐसे ही काट देंगे। जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, जी हाँ आपका यही विकल्प हो गया। आगे चौथा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ के विकल्पों को समझ के आपको तर्क लगा के उसमें करने आना चाहिए, तो आप आसानी से देखेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को कर जाएंगे। तो ये थे महत्वपूर्ण आपके प्रश्न जो आप देखेंगे कि आपके 6 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ था तो उसमें CDP यानी बाल शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे। तो इन प्रश्नों को आप देख लेंगे तो आप देखेंगे कि इस बार भी रिपीट होंगे ये प्रश्न, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने अलग अलग और भी वीडियो डाली हुई है, तो आप वो सारी वीडियो एक बार जाके देख लेंगे तो आप देखेंगे कि आप परीक्षा में काफ़ी अच्छा करके आएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों को लेके, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।